तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस कांग्रेस ने बढ़ा दिया है। आज जो बैठक हुई और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला आकर के मीडिया को संबोधित करते हैं, उस वक्त पर वो ये साफ नहीं करते हैं कि अभी फैसला क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। एक कमेटी बनाई गई थी, आज इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को सौंपी और कहा जा रहा था कि आज इस मुद्दे पर 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी और कोई नतीजा निकल करके आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपको बताएं, प्रशांत किशोर लगातार बीते कुछ महीनों से इस पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के रिवाइवल के लिए उनके पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। उसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में प्रेजेंटेशन भी दिया था और इसके बाद कई नेता लगातार 10 जनपद रोड पर बैठक में बैठक हो रही थी और कई खबरें उड़ी पड़ी निकल करके सामने आई कि 55 पन्नों की एक पीपीटी है जिसको पेश किया है, इसके बाद 600 पन्नों की एक पीपीटी है उसको पेश किया जा रहा है और उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी फैसला लेंगी कि जो अमूलचूल परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसको पार्टी में लागू करना है कि नहीं। और आज बड़ा सवाल था कि रिपोर्ट आ गई है, अब जो उन्होंने अंतरिम कमेटी बनाई थी कि प्रशांत किशोर हमारे लिए कितने फायदेमंद होंगे या क्या नहीं, उसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अब तक फैसला नहीं आया है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। अब बहुत उम्मीद है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन किस रूप में शामिल होंगे और उनकी भूमिका क्या होगी उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन एक नेता और है जिस पर सस्पेंस बरकरार है कि अचानक से उसकी भूमिका क्यों बढ़ गई है। नाम है दिग्विजय सिंह, प्यार से लोग दिग्गी राजा के नाम से जानते हैं। 2017 से दिग्विजय सिंह लगातार शैडो में रह रहे थे, पीछे रह रहे थे, फ्रंट फुट पे आकर के वो नहीं खेल रहे थे। 10 जनपद में उनकी अब वापसी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, सियासी गलियारों में भी चर्चा हो रही है, मीडिया के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं और आम लोग भी बात कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े फैसले में शामिल हुए। वैसे कांग्रेस पार्टी को भी बहुत दिन हो गए हैं कोई बड़ा फैसला लिए हुए, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह की कोई भूमिका नहीं रह रही थी। अब सवाल है कि दिग्विजय सिंह अगर वापसी कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं। क्या प्रशांत किशोर के साथ दिग्विजय सिंह की ट्यूनिंग मैच करती है? क्या प्रशांत किशोर की नजर में दिग्विजय सिंह नजर उस तरीके के नेता के तौर पर आते हैं जो डायरेक्ट कॉम्बैट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सनसनीखेज बयान दे करके अपने नेताओं का इस्तेमाल करके अलग अलग ढंग से नैरेटिव गढ़ती है, प्रशांत किशोर को जब भी आप बात करते पाएंगे तो वो गिनती के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और नैरेटिव के आधार पर, इन्हीं 2 आधारों पर बात करते हुए नजर आते हैं। और दिग्विजय सिंह के साथ गिनती भी बढ़िया बैठती है और नैरेटिव चलाना तो दिग्विजय सिंह को आता ही है। ये हम आपसे बेहतर कौन जान सकता है जो भी दिग्विजय सिंह को बीते कुछ वर्षों से राजनीति में देख रहे हैं और उसके पहले की भी एक लंबी राजनीतिक इतिहास दिग्विजय सिंह का रहा है। तो इन्हीं दोनों मुद्दों के मद्देनजर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो प्रशांत किशोर के लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनावों के नतीजे हैं हमें उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए, हमारा जो नैरेटिव का ड्राइव होना चाहिए वो 2024 को टारगेट करते हुए होना चाहिए। इन चुनावों के नतीजे 2024 पर असर नहीं डालेंगे। इसके लिए वो कई सारे उदाहरण पेश करते हैं, कहते ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जिन स्ट्रक्चर्स के साथ में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है या फेल हुई है बीते 20-30 सालों में, वो स्ट्रक्चर बड़ा खराब है और जनता बीते 30 वर्षों से कांग्रेस को नकारती आ रही है। 8 वर्ष पहले तो हमें खाली नजर आया था, उसके पहले भी अलग अलग आंकड़ों के जरिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि जनता कांग्रेस के इस स्ट्रक्चर को नहीं मान रही है। ये चीज हमको आपको पता है, लेकिन एक और आंकड़ा देते हैं कि 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है, जिसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिग्विजय सिंह के बारे में बात करना चाहते हैं। साल 2017 में दिग्विजय सिंह को गोवा का प्रभारी बनाया जाता है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। उसके बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को किसी भी बड़े फैसले में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद वो लगातार मध्य प्रदेश की अपनी राजनीति पर, जहां से वो मुख्यमंत्री रहे, जहां से उनका राजनीति शुरू हुई, उस पर फोकस करना शुरू करते हैं और साल 2018 में इसके नतीजे मिलते हैं। 2018 से पहले वो लगातार 6 महीने तक नर्मदा यात्रा करते हैं और कांग्रेस का जो ओल्ड स्कूल फॉर्मूला है कि जल के जरिए, जमीन के जरिए और जमीनी मुद्दों के जरिए जमीनी बातें करके लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, उस फॉर्मूले का प्रचार प्रसार वो नर्मदा यात्रा के दौरान करते हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने किया है। गांधी से शुरू करेंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी भी जब सरकार से बाहर होती है तो उसके बाद वो जमीन पर उतर आती है। वही फॉर्मूला दिग्विजय सिंह भी अपनाते हैं मध्य प्रदेश में। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनवाते हैं।
हालांकि गिर गई, भाजपा की सरकार बनी, लेकिन बात यही है कि दिग्विजय सिंह की इज्जत उसके बाद बढ़ी और उसके बाद उनको माना गया कि कमिटमेंट वाले आदमी हैं, थोड़ा उल जलूल बोल भले जाते हैं लेकिन रिजल्ट दे सकते हैं। और उसके बाद अब कांग्रेस के आला कमान में 10 जनपद रोड पर जो भी बैठकें हो रही हैं उनमें दिग्विजय सिंह की भूमिका बढ़ती जा रही है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाए कि दिग्विजय सिंह कौन है, अगर शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दें, तो 1993 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी होती है, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हैं, 2003 में करारी हार मिलती है और उसके बाद दिग्विजय सिंह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि 10 वर्षों तक आने वाले मैं किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहूंगा। इसके बाद केंद्र में सरकार भी बनती है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मंत्री पद नहीं लेते हैं। सरकार इस दौरान चलती रहती है। इस दौरान कांग्रेस ने 2008 में दिग्विजय सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उसके बाद वो 2017 तक इस पर बने रहे, जब तक गोवा का चुनाव नहीं हारे थे। दिग्विजय सिंह को जोड़ घटाव का माहिर माना जाता है, साथ ही विवादित बयान देने में हिचकिचाते भी नहीं है। कहा जाता है कि 10 वर्षों की जो यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर पार्टी जब फंसती थी किसी मुद्दे पर तो दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया जाता था बलि का बकरा बनाते हुए, और कुछ भी बयान दे करके वो मीडिया का मुंह मोड़ देते थे और बातें अलग अलग होने लगती थी। लेकिन उनके बयानों की वजह से पार्टी को कई बार बैकफुट पर भी आना पड़ा है। यूपीए 2 सरकार के दौरान उनके कई विवादित बयानों की वजह से पार्टी बैकफुट पर आई है। लेकिन इन बयानों के पीछे दिग्विजय सिंह हमेशा कहते थे, मैंने जो भी काम किया, जो भी बयान दिए, वो हाईकमान के कहने पर दिए। मतलब हाई कमान का मतलब बीते 20-30 वर्षों में अगर आप देखना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में क्या है, तो सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी एक बार फिर से कांग्रेस में सक्रिय हो गई हैं। राहुल गांधी की टीम की बड़ी फजीहत हुई है, उसके बाद कांग्रेस में सोनिया गांधी एक बार फिर से 75 वर्ष की उम्र में सक्रिय हुई हैं। और अगर आप पिछला बयान देखेंगे जो हमने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह यही कहते थे कि हमने आला कमान के, हाई कमान के कहने पर यह बयान दिया था, तो इसका क्या मतलब होता है? हाई कमान मतलब सोनिया गांधी के विश्वास पात्रों में से एक हैं और सोनिया गांधी अब प्रशांत किशोर को और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी और तमाम चीजों पर बातें कर रही हैं, प्रशांत किशोर को शामिल करवाने की बातें कर रही हैं। तो एक बार फिर से सोनिया गांधी के विश्वस्त नेताओं की 10 जनपद पर वापसी हो रही है, बैठकों में उनको जिम्मेदारी मिल रही है, काम करने को मिल रहा है। हालांकि बड़े लंबे वक्त तक दिग्विजय सिंह के लिए परसेप्शन खराब रहा, उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर के, पॉलिटिकल परसेप्शन को लेकर के बड़ी खराब बातें की गई, लेकिन दिग्विजय सिंह साफ साफ तौर पर अब निकल करके सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल परसेप्शन दिग्विजय सिंह का कैसे खराब हुआ, तो उन्होंने एक बयान 2016 में दिया था, कहा था हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है और ना ही मैं हिंदुत्व को मानता हूं। आतंकवाद वगैरह बात करी थी, हिंदू आतंकवाद की बात करी थी। विरोध जब हुआ तो उन्होंने कहा मैंने हिंदू आतंकवाद नहीं, संघ आतंकवाद कहा था। मतलब जो राहुल गांधी आज की तारीख में करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेकर के, उसकी जो जनक हैं, जो उसका बीज बोया है, वो दिग्विजय सिंह ने ही बोया है। अब वो बातें बीत गई हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब लगता है कि पार्टी नई उम्मीद की तरफ देख रही है, तो नए ढंग से नेताओं को लेकर के सोचना चाहिए। टीम राहुल को पीछे किया जाए और टीम सोनिया को आगे बढ़ाया जाए। अब उनकी बड़ी तगड़ी जगह है और ऐसे में दिग्विजय सिंह की वापसी बड़े सवाल और बड़े मायने खड़ी करती है। सवाल सबसे पहला ये कि जो अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर के बारे में जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उनका सबसे पहला मसला यही है कि हमें हिंदुत्व और हिंदुइज्म और हिंदू के मसले पर नहीं जाना चाहिए, जो बीते कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी का कोर मुद्दा बन गया है। लेकिन उसी के बरक्स अगर देखें तो दिग्विजय सिंह की वापसी हुई है और दिग्विजय सिंह इस बात के जनक माने जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी अचानक से हिंदुत्व और हिंदुइज्म वाले मामले में आ कैसे जाती है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह के पास सत्ता चलाने का, पार्टी चलाने का, सत्ता को संगठित रखने का, सरकार को लगातार चलाने का बड़ा तगड़ा अनुभव है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि उनको बेहतर मौका मिलेगा। और जो नर्मदा यात्रा थी उसको लेकर के बड़ी बातें हुई थी कि दिग्विजय सिंह ने अपनी खोई हुई जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी उसको हासिल करने के लिए बहुत बेसिक फॉर्मूले की लेकिन कारगर फॉर्मूले को एक बार फिर से हिंदुस्तान की राजनीति में इजाद किया था। और बड़े लंबे सन्नाटे के बाद 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आई थी। शिवराज सिंह की अच्छी खासी चली हुई सरकार वहां पर असफल रही थी, हार गई थी। अब 2018 में जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी तो दिग्विजय सिंह को क्रेडिट मिला और अब एक बार फिर से उनकी टीम जो बन रही है, नई वाली टीम बन रही है, उसमें भी उनको शामिल किया जा रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है और जो कुछ भी बचा हुआ था उसको आखिरी दांव के तौर पर प्रशांत किशोर के नाम पर कांग्रेस पार्टी खेल सकती है। ऐसे में कई नेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन दिग्विजय सिंह उस राय को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब राय वाली बात करते हैं। G23 कुछ दिनों पहले कांग्रेस में बना था। वो नाराज नेताओं का समूह है जो कांग्रेस पार्टी के हर फैसले से नाराज रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह उन नेताओं के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं और इसके अलावा
G23 में बड़े नेताओं के शामिल होने की वजह से बड़े चेहरे भी कांग्रेस पार्टी में विश्वस्त नेता के तौर पर नहीं रह गए हैं, जो पार्टी के फैसलों के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह को मौका मिलने की ज्यादा बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कई मायनों को मिला करके अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर और दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स मैच करती है। दोनों अग्रेसिव खेलते हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से रिटेलिएट करना जानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बयान देती है। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के बारे में अगर बात करें तो आज भी कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस बना करके रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी साफ नहीं बताया है। ये हालांकि चर्चा हो रही है कि कई वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है, जदयू के साथ काम किया है, टीएमसी के साथ काम किया है, कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है, इसलिए प्रशांत किशोर पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसा कहते हैं कि वो मेरा प्रोफेशन है और मैं प्रोफेशनली उस चीज को किया करता था, उसमें मेरी किसी भी पार्टी के प्रति आस्था नहीं होती थी, बल्कि मुझे एक असाइनमेंट मिलता था और उसको मैं आगे बढ़ाता था। बहुत क्लियर है प्रशांत किशोर इसको लेकर के। इस वजह से माना जा रहा है दिग्विजय सिंह के जरिए और तमाम नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने अधिकतर नेताओं को मनाने में सफल रहेगी। अब एक और सवाल कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स क्या है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और हर बयान, हर शब्द को अलग अलग ढंग से देखा जा रहा है। मैं ऐसे में ही थोड़ा प्रशांत किशोर के बारे में देख रहा था तो एक महीने पहले उनका इंडिया टुडे पर एक इंटरव्यू था। उसमें जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप किस तरीके से देखते हैं नैरेटिव की लड़ाई को, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं, आने वाले 2024 में अगर आप कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान रहने वाला है, तो उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग इस बात की चर्चा करना बंद करिए कि विधानसभा चुनाव जो है वो 2024 का नतीजा तय करेंगे। अब ये प्रशांत किशोर का मानना है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज को बात कर रही थी चुनावों से पहले, विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले, कि ये चुनाव बहुत कुछ तय कर देंगे कि 2024 की दशा दिशा क्या रहने वाली है। तो कांग्रेस की अगर स्थापित आइडिया की बात करें तो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 हार चुकी है। लेकिन कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर के पास दूसरा प्लान है और उनका मानना है कि जिस तरीके से जो 2014 में हुआ था, एक स्थिर सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह अच्छा चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले से जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, अन्ना आंदोलन हुआ और उसके अलावा जगह जगह पर जो आंदोलन हुए, जगह जगह पर जो सवाल खड़े हुए, जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी की मुखालफत की गई, उसके बाद के नतीजे के तौर पर 2014 में अप्रत्याशित परिणाम हमको देखने को मिले। और जो देश बीते कई वर्षों से क्लियर मैंडेट नहीं दे रहा था, सीधे तौर पर किसी को बहुमत नहीं दे रहा था, उस देश ने नरेंद्र मोदी को बहुत सारी सीटों से नवाज दिया, बहुत स्थिर सरकार उनको नवाज दी। ऐसे में उनका मानना है कि विधानसभा चुनावों के आधार पर लोकसभा चुनावों के नतीजे नहीं तय करने चाहिए। कई राज्यों का वो उदाहरण भी देते हैं इस चीज को लेकर के। अब इसी चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर इस तरीके से देख रहे हैं कि 2024 के हम नए रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर किन किन चीजों पर काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की जबान में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रशांत किशोर कहते हैं हम नैरेटिव की लड़ाई लड़ेंगे, 3 महीने का कोई खेल नहीं है चुनाव, हमें लंबे वक्त तक नैरेटिव को चलाना है। अब ये लंबा वक्त 2024 है या 2029 है या उसके आगे का कोई साल है, 2033 है या कुछ भी है, उसके आधार पर प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए प्लान बना रहे हैं। और यही हमने बीते दिनों चर्चा भी की थी कि जो प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान है, जो प्रशांत किशोर का कांग्रेस के लिए गेम प्लान है, वो लॉन्ग टर्म प्लान है। और जबकि कांग्रेस को अभी सत्ता चाहिए, अभी सत्ता कांग्रेस को हर हालत में चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में नेताओं को अपने साथ जोड़े रख पाना मुश्किल रहने वाला है। तो प्रशांत किशोर का जो विजन है वो कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान की जरूरत है उससे मैच नहीं करता है। भले ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन ना हो तो वो प्रशांत किशोर को ले ले, लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उससे मैच कतई नहीं करता हुआ नजर आता है। और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस चीज को स्वीकार करती है। आज अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है कि कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर आएंगे या नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनेंगे प्रशांत किशोर, और बड़ा हिस्सा बनेंगे और बड़ा पद उनको मिलेगा, ऐसा पद मिलेगा जहां से वो फैसले ले सके। हमने इसकी बाकायदा चर्चा कर ली है कि पीछे के कुछ कार्यक्रमों में कि कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर को बड़ा और जिम्मेदार, जहां से वो फैसले लेने की स्थिति में रहे, ऐसा पद क्यों चाहिए। आप उसको देख सकते हैं। बकाया आपकी राय क्या है कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल होने को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम की लिस्ट की तरफ जो है इन शॉर्ट।
महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर के सियासत तेज हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तगड़ी जुबानी जंग चल रही है, वो थम नहीं रही है। इसी क्रम में आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता करके जो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार है उस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? उनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, पढ़ेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह केस लगाकर दिखाएं। इसके अलावा खबर गुजरात से। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का आज तगड़ा दर्द छलका है। हालांकि उनका दर्द लगातार छलक रहा है। उन्होंने कहा कि वो राहुल या प्रियंका गांधी के कारण दुखी नहीं है, बल्कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से व्यथित हैं। भाजपा के फैसलों की तारीफ और उसमें शामिल होने के सवाल पर उन्होंने साफ जवाब दिया कि लोग बहुत बातें करेंगे। अमेरिका में जब जो बाइडेन चुनाव जीते थे तो मैंने भी तारीफ करी थी क्योंकि वहां के उपराष्ट्रपति भारत के हैं, तो क्या मैं जो बाइडेन की पार्टी में शामिल हो जाता हूं? हालांकि हार्दिक पटेल बहुत परेशान हैं। वर्तमान में गुजरात में यह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संघ परिवार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीबीएसई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन बताते हुए तंज कसा है। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में कई अध्यायों को हटाने के बाद कांग्रेस नेता की ओर से यह टिप्पणी आई है। इसके अलावा एक और खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक और बड़ी खबर आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किया गया एक इंफॉर्मेशन डेटा है। उसमें है कि विश्व में सैन्य खर्च 2.1 खरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत भी सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका और चीन हथियारों पर खर्च के मामले में सबसे आगे हैं, भारत उनके बाद आता है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और घूस मांगने के आरोपी मोहम्मद खालिद मोइन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मोइन की जमानत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस तरह के सबूत खालिद मोइन के खिलाफ सीबीआई को मिले हैं, उनसे यह पता होता है कि एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी खालिद गंभीर अपराध कर रहे हैं और इसकी गंभीरता जानते हुए भी उन्होंने इस प्रकार के गलत काम किए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने यह भी कहा कि जिस तरीके से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोर्ट के सामने रखा गया, उस कन्वर्सेशन को देख करके साफ पता चल रहा है कि किस तरह आरोपी ने रिश्वत की मांग की और स्कूल में फीस जमा करने के लिए अलग से शुल्क जमा करने की बात कही। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मोडेन को रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। उनके दो अन्य साथियों आबिद खान और प्रखर पवार को ओखला नई दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है और आज उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से जमानत की मांग करी थी। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत महात्मा गांधी की तरफ से है। वो कहते हैं व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। सरल सी भाषा में इतना समझें कि जो हम आप सोचते हैं धीरे धीरे वही बनते चले जाते हैं। अगर हम विज्ञान की भाषा में समझें तो विज्ञान कहता है 10,000 घंटों तक अगर आप लगातार कोई एक काम करते रहेंगे तो वो आपकी कभी ना छूटने वाली आदत बन सकती है। उसी तरीके से जिंदगी में इन तमाम चीजों को अपने समझना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं धीरे धीरे वो आपका हिस्सा बनती जाएगी और उन्हीं हिस्सों को मिला करके आप बनते हैं। तो अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं वो आप अपने आप को लगातार बनाते हुए जा रहे हैं, तो उसको बेहद समझदारी के साथ करना चाहिए कुछ भी काम। मगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।